गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। ये कौन सी बड़ी बात है जगराज, कोई पैदा कर लेंगे, अजीत पाल ने कहा। हाँ हो तो सकता है, जगराज ने डामाडोल लहजे में कहा और गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा कि ठीक है महाराज, तो अब बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त तो सिर्फ ये किया जाए कि महल में जितने लोग मौजूद हैं उन्हें मना कर दिया जाए कि कोई भी इस लड़की के बारे में जुबान से कुछ ना निकाले। जिसने जुबान खोली वो मारा जाएगा। मैंने ये बात नौकरों को कह दी है, मजीद समझा दूंगा, अजीत पाल ने कहा। तो ठीक है महाराज, उसके बाद हम लोग कोई बेहतर सूरत हाल जरूर सोच लेंगे, जगराज ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। कहाँ जा रहे हो जगराज? महाराज ने कहा था कि कमल देवी के लिए कुछ जरूरी इंतजाम करने हैं, जगराज ने जवाब दिया और राजकुमार मुस्कुरा दिया। अरे हाँ, हम तो जो कुछ कहते हैं भूल ही जाते हैं, आजकल तो बड़ी बुरी हालत हो गई है हमारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो जगराज को रुखसत करके वापस अंदर चल पड़ा। जगराज घोड़े पर बैठकर चल पड़ा और उसके ज़हन में भनूर पड़ रहे थे। ये हसीन लड़की उसके हवास पर बिजली बनकर गिरी थी। हालांकि उस वक्त उसने भी सपेरन का रक्स की देखा था, लेकिन कोई खास बात ना हुई थी। आज ना जाने क्या हो गया था। देर तक वो कश्मकश का शिकार रहा। लाख दिल को समझा रहा था, लेकिन दिल कहता था कि हुस्न सिर्फ राजकुमारी ही का हिस्सा तो नहीं होना चाहिए, वो भी तो इंसान है। लेकिन अगर वो लड़की राजकुमार की तरफ माइल है तो फिर वो उसकी कैसे हो सकती है? और फिर उसके दिल में दूसरा ख्याल आया, वो है कौन और उसके बारे में कैसे मालूम हो वो सपेरा कहाँ गया? बहुत से सवालात उसके जहन में उभरे और वो ये सोचता हुआ राजमहल पहुंच गया। बहरहाल राजकुमार ने जो कुछ कहा था उसे तो पूरा करना ही था। दूसरी तरफ राजकुमार अपनी प्रेमिका के हजूर में हाजिर था। दोनों चहलकदमी करते हुए दरिया के किनारे आ बैठे थे। कमल दरिया की लहरों को देख रही थी। कमल, राजकुमार ने उसे पुकारा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कुमार, तुम यहाँ आकर खुश हो? बहुत खुश हूँ। दिल तो नहीं घबराता तुम्हारा, तुम जो मौजूद हो, और अगर मैं चला जाऊं तो मैं तुम्हारा इंतजार करके समय गुजार दूंगी। क्या तुम भी मुझसे प्रेम करने लगी हो कमल? मैं अजीब हूँ। अब तो मुझे यूं लग रहा है जैसे सदा से तुम्हारे साथ रहती हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहती होंगी। ऐसा ही होगा कमल, तुम सदा मेरे साथ होगी, अवश्य रहोगी। मैं भी यही चाहती हूँ कुमार। मगर क्या तुम्हारे दूसरे मुझे स्वीकार कर लेंगे? मेरे माता पिता? हाँ, उन्हें स्वीकार करना होगा। मैं उनसे साफ कह दूंगा कि कमल के बिना मेरा जीवन अधूरा है, वो मान जाएंगे। तब ठीक है कुमार। मगर वो कौन था जो तुम्हारे पास आया था, मेरा सबसे गहरा दोस्त? अब वो कहाँ गया है? राजमहल। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी चीजें मंगवाई हैं। ये कौन सी जगह है? कला महल। ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा सिक्का चलता है, कोई इस जगह मुदाखलत नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे ये जगह पसंद है, मैं यहीं रहूंगी। रानी बनकर तुम महल में रहोगी कमल? हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ से आ जाया करना, वो बात की बात है। तुम राजा कब बनोगे कुमार? राजकमल ने पूछा। अभी क्या जरूरत है, अभी तो पिताजी हैं, पिताजी संभाले हुए हैं, बाद में देखा जाएगा, और फिर हमें तकलीफ भी क्या है। हाँ ये तो ठीक है, गोंदनी बोली और वो खुद भी कुछ सोचने लगी थी। राजकुमार मोहब्बत भरी निगाहों से उसको देखता रहा। फिर रात हो गई तो वो लोग उठ गए। उसी वक्त जगराज वापस आ गया और अपने साथ वो सारी चीजें ले आया था। महाराज ने आपको बुलाया है अजीत पाल जी। वो क्यों? बस पूछ रहे थे कि मैंने बताया कि कला महल में मौजूद है। कहने लगे कि हम उन्हें देखना, हमने उसे देखा नहीं है, क्या देखना जरूरी है? अजीत पाल परेशानी से बोला, नहीं महाराज, आपको इस अंदाजे से नहीं सोचना चाहिए। आप बेशक कला महल आते रहें, जो मन चाहे करते रहें, लेकिन किसी को शुबह का मौका ना दें।
वरना वो आपकी तलाश में यहाँ भी आ सकते हैं। इस तरह ये भेद समय से पहले खुल जाएगा। ओह, ये तो ठीक है। फिर वो रात आपको उनके पास चले जाएं और उनसे कह दे कि कला महल में आपका मन लगता है और इस तरह कभी कभी। हाँ, मगर कमल अकेली रहेगी यहाँ, नौकर तो हैं। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं राजकुमार, मन बहला लूंगी। एक शर्त पर मैं महल जा सकता हूँ जगराज। क्या महाराज? जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा तुम कमल की देखभाल करोगे। मैं महाराज। जगराज का दिल उछलकर हलक में आ गया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, लेकिन ये पेशकश उसका जहन फिर भटका रही थी। हाँ, कमल को मुलाजमों के हवाले नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ रहकर उसका दिल बहलाओ और उसे किसी बात का एहसास ना होने दो। जो आ गया महाराज, जगराज ने सहमी अंदाज में कहा और उसकी हालत फिर से अजीब सी हो गई। तब ठीक है, मैं चला जाऊंगा, अजीत पाल ने कहा और फिर वो कमल से बातें करने लगा। कमल ने उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने कह दिया था कि ठीक है, वो उसका इंतजार करेगी और अजीत पाल ने उसे बताया कि जगराज उसके पास रहेगा। कमल ने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिला दी। काफी देर के बाद अजीत पाल जाने के लिए तैयार हो गया। जगराज को उसने उसी वक्त से यहीं रहने के लिए कह दिया था, लेकिन जगराज की बुरी हालत थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सख्त परेशान था। अजीत पाल चला गया और जगराज एक दूसरे कमरे में बैठकर सोच में गुम हो गया। बहुत देर तक वो उसी तरह उलझा बैठा रहा। बार बार उसके दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि इस वक्त वो तन्हा है और दुनिया की हसीन तरीन लड़की इस वक्त दूसरे कमरे में मौजूद है। अगर वो उस तक पहुंचने की कोशिश करे तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या ये मुमकिन नहीं कि अजीत पाल उसका दुश्मन बन जाए और उसे मौत के घाट उतरवा दे? बेशक ये हो सकता है, लेकिन उसे बचने के लिए वो सोचता रहा और थोड़ी देर के बाद एक खादमा ने आकर कहा, कमल रानी उसे तलब करती है। जगराज बुरी तरह चौंक पड़ा। फिर उसने वहशतज़दा निगाहों से मुलाजमा को देखा और गर्दन हिला दी। मैं आ रहा हूँ। सहमा सहमा वो कमल के हजूर पहुंच गया। कमल की आंखों में मस्ती रची हुई थी। पूरे कमरे में रंगीन शम्में रोशन थीं और उनकी रोशनियों के इम्तजाज ने माहौल को बेहद हसीन बना दिया। उसे देखकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारा नाम जगराज है? हाँ देवी। किस तरह राज करते हो जग पर? वो मुस्कुरा कर बोली और जगराज इस सवाल पर चौंक कर उसकी सूरत देखने लगा। मैं नहीं समझा देवी जी, सिर्फ नाम के जगराज हो या काम के भी? आप कोई काम लेना चाहती है मुझसे? हाँ, हुक्म दें और मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे जगराज। मन घबरा रहा होगा। नहीं, मेरा मन नहीं घबराता कहीं। और उसकी मुस्कुराहट में बड़ा एतमाद था। जगराज उसे तज्जुब से देखता रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसने बेमुश्किल कहा। कमल रानी ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी थीं और जगराज को अपने जहन में अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका वजूद साकत हो गया हो। बड़े गहरे दोस्त हो राजकुमार के, वो बोली। हाँ, जगराज बड़ी मुश्किल से बोला और उसकी आंखों की मस्ती जगराज को बड़ी अजीब महसूस हुई। वो बहकता हुआ जा रहा था। ना जाने कमल के बदन से उठने वाली खुशबू कैसी थी जो उसके हवास पर छाई जा रही थी। कमल की आंखों की तेज सुइयां से निकलकर उसके बदन में पार हो रही थीं। उसने खुद को लाख संभाला, मगर दिमाग था कि भटकता ही चला जा रहा था। वो खुद को कोशिश के बावजूद संभाल नहीं पाया। जगराज, जीवन में एक ही दोस्त बनाने के कायल हो या दूसरों को भी जगह मिल सकती है? मैं नहीं समझा कमल रानी, जगराज हकलाकर बोला। फर्ज करो कि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे भी अपना दोस्त बना लो, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? आपको? हाँ, मुझे। आप तो कमल रानी हमारी मालिक हैं। मैं राजकुमार का एक अदना गुलाम हूँ और आपकी मंजूर नजर। क्या आप मुझे इस काबिल समझेंगी? जगराज ने पूछा। हाँ जगराज, मुझे भी कुछ ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो बिल्कुल मेरे मन के करीब हों, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है जगराज। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि मेरा जो दोस्त होगा वो किसी दूसरे का दोस्त नहीं बन सकता। मैं अब भी नहीं समझा कमल रानी, जगराज ने तज्जुब से पूछा। समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो फिर तुम राजकुमार के दोस्त नहीं रहोगे। ये कैसे मुमकिन है? ये क्यों कर हो सकता है? जगराज ने पूछा। मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊंगी। सुनो, पहले अपने मन की बात सुनो, तुम्हें तज्जुब तो जरूर होगा। ये तुम्हारे मन की बात मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम सचमुच अजीत पाल के दोस्त हो
मगर जब तुम मेरे सामने आते हो ये दोस्ती डामाडोल हो जाती है। कमल कुमारी, जगराज का दिल खौफ से धड़क उठा। बोलो, मैंने झूठ तो नहीं कहा। वो मुस्कुरा दी। कमल रानी, मैं मर जाऊंगा कमल रानी। तुम नहीं मरोगे जगराज, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन उस वक्त जब तुम मेरे इशारे पर चलो, वो बड़े इत्मीनान से बोली, मगर मैं। बुज़लो, किसी बातें मत करो, मर्द हो तो मर्दों की तरह बोलो। एक औरत के सामने हकलाते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आती? वो मलामत करते हुए बोली और जगराज के बदन से ठंडा ठंडा पसीना बहने लगा। उसे इस गुफ्तगू की तवक्का नहीं थी। कुमारी कमल, मैं क्या कर सकता हूँ? पहले मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात का? क्या तुम्हारा मन डावाडोल नहीं हो गया है? हाँ, ये सच है। सोचो, अगर ये बात राजकुमार को मालूम हो जाए तो मैं मार डाला जाऊंगा। मरना चाहते हो? नहीं, जगराज ने खौफजदा लहजे में कहा और वो हंस पड़ी। जीना चाहते हो? उसने सवाल किया। हाँ कुमारी, हर शख्स के मन की आशा यही होती है, जगराज ने जवाब दिया। आशाएं तो बहुत सी होती हैं जगराज, लेकिन जीने के भी कुछ अंदाज होते हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर शान से जियो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आप? अब कमल रानी, हाँ मैं, लेकिन एक बात पूछूं? जरूर पूछिए, जगराज ने कहा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि राजकुमार अजीत पाल से तुम्हारी दोस्ती डामाडोल कैसे हो गई। देखो जगराज, तो जब तुम वादा कर चुके हो सच बोलोगे, इसलिए सच सच ही बता दो। आपको देखकर कमल रानी, मैं जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है, वो बेदस्तूर मुस्कुराती हुई बोली। लेकिन तुम जरा ये तो बताओ कि अगर जीत बाल को ये बात मालूम हो जाए कि उसकी प्रेमिका पर जगराज का मन खराब हो गया है, तो क्या वो तुम्हें माफ कर देगा? मैं कह चुका हूँ कि वो हरगिज माफ नहीं करेगा। इसलिए जगराज, बेहतर तो ये है कि तुम उसकी दोस्ती छोड़कर मेरे दोस्त बन जाओ। ये बात तो पता चल चुकी है, तुम्हारी दोस्ती में बाल पड़ चुका है। लेकिन अगर तुम इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी ना रहोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त बन जाओ। ओह, मगर मुझे आपका दोस्त बनकर क्या करना होगा? बेकार बातें मत करो, ये कोई सौदा तो नहीं है। ये तो मन की बात है। मन चाहे तो मेरी बात मान लो, चाहो तो ना मानो। मगर क्या मुझे जीत पाल से ये बात कह देना है कि मैं उसका मित्र नहीं रहा? पागल हो, ऐसी बातें भी कहीं कहने की होती हैं। कुछ वही रहेगा जो था। हाँ, मान से तुम मेरे होगे, मैं कहूंगी जो वही करोगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर जीत पाल के लिए तुम्हारे मन में कोई खोट ना होती तो मैं तुमसे ये बात कभी ना करती, वो मुस्कुराकर बोली। और तुम गौर करो, अगर ये बात अजीत पाल को पता चल जाए तो जीवन यूं भी मुमकिन नहीं। इसलिए तुम क्यों ना मेरी अशर में आ जाओ। मैं तैयार हूँ कमल रानी। बस तो ठीक है, अब आखिरी बात और सुन लो। अगर कभी तुमने गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मौत बन जाऊंगी। मैं गद्दारी नहीं करूंगा। जो कुछ मैं कहूंगी, जो कुछ मैं करूंगी, उसे याद रखोगे, उसकी खोज नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है कुमारी। तो हम दोस्त बन गए। उसने अपना हसीन हाथ जगराज के हाथ में दे दिया और जगराज का हाथ भी बेइख्तियार आगे बढ़ गया। कमल ने उसका हाथ पकड़ लिया था और जगराज को एक अजीब सुरूर का एहसास हुआ और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। गोंदनी की आंखों में शैतान नाच रहा था। वो शैतान का परतू थी, शैतान का दूसरा रूप थी। जगराज और उसके सैर का शिकार हो गया था। यहाँ इस महल में कितने नौकर हैं? 15-20 हैं कुमारी जी। भरोसे के हैं सब। हाँ, नौकर मालिकों के काम में दखल अंदाजी नहीं करते, जगराज ने जवाब दिया। मगर उनका मालिक तो अजीत पाल है, मैं या तुम तो नहीं, गोंदनी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। वो तो ठीक है, मगर आप क्या कहना चाहती हैं कमल कुमारी? मैं कहना चाहती हूँ कि जो काम हमारा और तुम्हारा हो गया, क्या नौकर उसे भी राज में रख सकेंगे? वो अजीत पाल को बता नहीं देंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता, जगराज ने जवाब दिया। मैं तो यही कहलवाना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो जगराज, यहाँ सिर्फ उन नौकरों को रखो जो हमारे और तुम्हारे खैर ख्वाह हों, और वो सिर्फ वही कहें, वही सोचें, वही समझें जो हम चाहें। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है कमल कुमारी, लेकिन ये फौरन तो मुमकिन नहीं। हमें आहिस्ता आहिस्ता ही ऐसे लोगों को यहाँ लाना होगा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि रात कैसे बताई जाए? गोंदनी ने पूछा और जगराज की कंपटियां सुलगने लगीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि जो बात उसके जहन में आई है वो उस हसीन औरत के जहन में उतर भी सकती है। उसे सख्त ताज्जुब था, बल्कि अब तो वो उसकी पुर इसरार शख्सियत से खौफजदा हो गया था
आखिर उसे जगराज की मन की बात कैसे मालूम हुई? ये लड़की जितनी हसीन नजर आती है उतनी खतरनाक भी है। वो जैसी मासूम सूरत नजर आती है वैसी तो नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? जगराज का जहन चटक रहा था, लेकिन कमल कुमारी की बातों से वो मसरूर सा हो गया था। वो क्या करना चाहती है, वो क्या सोच रही है, उसके जहन में यही ख्याल था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जगराज। देखो, दोस्त बने हो तो खुलकर बात करो। अब किसी शर्म किसी पर्दे की जरूरत नहीं, गोंधनी बोली। ठीक है कुमारी, मैंने अपने मुंह से ये सारी बातें नहीं कही हैं। आपने मुझे अपना दोस्त बनाया है। अब आप जो भी कहेंगी, जो भी करें, मुझे मालूम है कि राजकुमार आपके लिए पागल हो रहा था, वो दीवाना हो गया था। और अगर आप उसे ना मिलती तो ना जाने उसका क्या होता। खूब, फिर मैं आपकी तलाश में भटक रहा था, कहां कहां तलाश किया आपको। और जब आप कुमारी जी को मिल गईं तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। और फिर क्या हुआ? लेकिन कुमारी जी, जब मैंने आपको देखा तो ना जाने मुझे क्या हो गया। मेरे मन में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे और मैं आपको हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन मेरे सिवा मेरे ख्याल कुछ और ही थे और मुझे मालूम नहीं था। अब तुम्हारी बेचैनी का क्या हाल है, मैं क्या बताऊं कुमारी जी? क्या अब तुम्हारे मन में मुझे हासिल करने का ख्याल नहीं है तो फिर खामोश क्यों हो, मुझसे दूर क्यों हो? वो बोली और जगराज के पूरे वजूद में जहन्नम सुलग उठा। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो गईं। वो अपनी जगह से उठ गया। कमल कुमारी, वो लड़ती आवाज में बोला, हाँ, ऐसे नहीं जगराज, कन्या को पहली रात भेंट ही दी जाती है। क्या तुम मुझे कोई भेंट दोगे? भेंट? गरीब जगराज आपको क्या भेंट दे सकता है, मैं खुद मांग लेती। वो मुस्कुराकर बोली और फिर कहने लगी, जीवन के पुराने रंगों में कुछ नए रंग भी शामिल होने चाहिए जगराज। तुमने राजकुमार के साथ रहकर बहुत कुछ किया होगा। मैं जानती हूँ कि राजाओं और राजकुमारों के क्या करतूत होते हैं, मगर मैं उनमें तब्दीली लाना चाहती हूँ। कैसी तब्दीली? जगराज ताज्जुब से बोला। तुम यूं करो कि एक तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे नौकर को पकड़ कर लाओ। जी? जगराज ताज्जुब से बोला। जो मैं कह रही हूँ वही करो। और हाँ सुनो, किसी दूसरे को उसके बारे में मालूम ना हो। जो आ गया कमल कुमारी, जगराज ने जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल आया। जो कुछ उसने सोचा था वो इस तरह पूरा हो रहा था और उसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी तसव्वुर नहीं किया था। उसके पांव मन भर के हो रहे थे। चुनाचा वो बाहर निकल आया। कमल कुमारी को वो जितना मासूम समझ रहा था वो इतनी मासूम तो नहीं थी। उसकी बातों से कुछ और ही अंदाजा होता था। जगराज की ज़हनी कैफियत बेहद खराब थी। वो सख्त परेशान नजर आ रहा था। अगर किसी तरह अजीत पाल को ये सब कुछ मालूम हो गया तो उसका क्या होगा? वो जानता था कि उसके पूरे खानदान को कोलू में पिलवा दिया जाएगा। अजीत पाल उसे कभी जीता नहीं छोड़ेगा। मगर कुमारी कमल का हसीन वजूद तो हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। वही ज़हनी कैफियत इस कदर शदीद बहरान का शिकार थी कि वो कोई भी फैसला करने से कासर था। नौकर अब भी मुस्तैद थे और उसने उनमें से एक हट्टे कट्टे नौकर का इंतखाब किया। ना जाने कमल कुमारी उसे क्या चाहती है। तब उसने कहा, तुम सब लोग आराम करो। कमल कुमारी किसी के कदमों की आहट से भी जाग जाती है और नौकरों ने उसके हुक्म की तामील की। जगराज ने मुंतखब नौकर को इशारे से रोक लिया। फिर जब सब चले गए तो वो बोला, तुम कमल कुमारी के कमरे में जाओ और उन्हें कोई काम है तुमसे। बेचारा नौकर कमरे में दाखिल हुआ तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अजीत पाल की इज्जत को उसने जिस तरह देखा उसके बाद उसकी मौत यकीनी थी। जगराज भी कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन यहाँ एक और हैरत उसकी मुंतज़िर थी। कमल कुमारी का हसीन पीकर सिर्फ रंगों के लिबास में था और ये लिबास कमरे में जलती हुई शमों का लिबास था। उसके अलावा उसके आछी पीकर पर कोई और गुलाफ नहीं था। वो मबहूत हो गया। कमल की मुस्कुराहट उसे दावत दे रही थी। वो बेहजाबी से आगे बढ़ी और उसने दरवाजा बंद कर दिया। नौकर थर थर कांप रहा था। जगराज, इसके हाथ पांव बांध दो, वो बोली और जगराज चौंक पड़ा। और ये रस्सी पड़ी है, इसी से बांध दो। नौकर की तो वैसे ही बुरी हालत थी। जगराज में बांधने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो सख्त परेशान था। कमल कुमार ने जगराज की मदद से नौकर को लंबा बिस्तर पर डाल दिया और कमरे में शैतान फितने जगाने लगा। जगराज उस शैतान के गोश में सहरज़दा होकर पड़ा हुआ था और वो सिर्फ एक मामूली की हैसियत रखता था। और वो नौजवान नौकर का होश में था और उसके बदन का खून सुन्न हो गया था। गोया वो सब कुछ समझने से कासर था, लेकिन उस वक्त समझ आ गई। उस वक्त वो सिर्फ एक नौजवान था जिसका वजूद आतिश फशां खोल रहा था। वो रस्सियां तोड़ने की कोशिश में था।
वो पागल हो गया था, लेकिन राजकमल उसकी दीवानगी से एक सुकून मिल रहा था, एक अनोखा सुकून। नौकर के हाथों में रस्सियों के जख्म पड़ गए और उन जख्मों से खून रस रहा था, लेकिन उसे किसी तकलीफ का एहसास नहीं था। वो वहशत से दीवाना हो गया। दूसरी तरफ जगराज था और जिसके दिल की सारी उमंगें पूरी हो गईं, लेकिन उसके हवास पर एक नशा सा तारी था और ये नशा गोंदनी के जहर का था। जगराज आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो चुका था। तब गोंदनी ने उसे मसहरी से नीचे धकेल दिया और फिर मुस्कुराते हुए हाथ पांव खोल दिए। यही वहशत उसकी असल तलब थी, यही दीवानगी के वजूद के लिए सुकून बख्श थी। नौकर एक खौनख्वार भेड़िया था और वो अपने शिकार के कोई तक्का बोटी कर देना चाहता था और उसके वजूद की कुव्वत कई गुना बढ़ गई और गोंदनी की आंखों से उबल रही थी। नौकर तो उस वक्त चौंका जब गोंदनी के दांत उसके शाने में उतर गए, एक तेज क्रास के मुंह से निकल गई और उसकी वहशत यकलख्त खत्म हो गई और वह बदमस्त हो गया और उसने उस हसीन वजूद को देखा और दहशत से लड़ गया। ये चंद साल पहले का तो हसीन वजूद नहीं था, इस वक्त तो एक खौफनाक डायन उसके सामने थी। वो भूखी बिल्ली की तरह उस पर झपटी और नौकर सोच भी न सकता था और उसके शाने से गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा जुदा हो गया और अब गोंदनी के दांतों के तले कुचल रहा था और नौकर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गोंदनी का जहर मामूली न था। वो बेजान होकर गिर पड़ा और गोंदनी उस पर छा गई। नौकर के बदन पर गोश्त के जख्म खुर्दा होते गए और कमरे में किसी चीते के खाने की चुप चुप गूंजती रही। अब नौकर का बदन जहर का शिकार होकर गलने लगा था। फिर जब वो सैर हो गई तो उसने नौकर को उठाया और कमरे से निकल आई। उसका रुख सहन के दरिया की तरफ था और फिर उसने नौकर की उगलती हुई लाश को दरिया में उछाल दिया। पानी में एक छपाका हुआ और बस आसमान पर चमकता चांद एक बेलबाज खौनख्वार वजूद को देखकर जर्द पड़ गया था। खौफ और दहशत की देवी बर्बरियत से फारग होकर रोज चांद के शुआओं में नहाती रही। नौकर की लाश तेज तंदों के दोष पर बहती हुई दूर निकल गई। रात की रात न जाने वो कहां से कहां तक चली जाएगी और सुबह को उसका वजूद भी नहीं रहेगा। अगर कोई उसे देख भी ले तो गोंदनी का क्या बिगड़ेगा, कौन क्या करेगा और कौन सोचेगा कि दहशत का यह खेल कहां तक गया। और फिर बदी की कुव्वतों ने उसे एक ऐसी ताकत बख्श दी थी जिससे उसे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाते थे। यानी उसका जहन का जहर जो सांप के जहर से भी ज्यादा कातिल था। एक तो खुद उसकी जात का जहर और फिर उसके बदन के कोड़ का खौफनाक जहर और फिर सांप का जहर, ये सारे जहर मिलकर उसके बदन में दौड़ रहे थे और उस वक्त वह दुनिया की सबसे जहरीली औरत, सबसे जहरीली नागन थी। हवाओं की सरसराहट उसके बदन को छू रही थी और उसका अलग अलग लज्जत से इसका बदन सरशार था। जगराज उसके दाम में फंस चुका था और वह पापी निकल कर कहां जाएगा। उसने अपने मालिक से गद्दारी की थी, अजीत पाद की जिसके लिए तड़पता रहा था, जिसकी तलाश के लिए वो जिंदगी की बाजी लगाने को तैयार था और वो जब मिल गई तो सब के सब गहरे और सबसे बेजार दोस्त ने उसके सीने में खंजर उतार दिया था। अगर जीतपाल को ये बात मालूम हो जाती तो वो जगराज के सारे खानदान के एक बच्चे को भी ना छोड़ता और वो जगराज का सबसे बड़ा दुश्मन होता। इस तरह शैतान की नुमाइंदा खसूसी गोंदनी ने अपने मीरो मुर्शिद के असूलों पर अमल करते हुए दो दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। उसने जगराज के दिल में गद्दारी का जहर उतार दिया था और अपनी इस फतह पर वो सरशार थी, बेहद खुश थी। जो कुछ वो चाहती थी तवील अरसे के बाद उसे मिला था। गोंदनी की फितरत अब उस रुख पर निकल आई थी। वो एक उम्र रसीदा औरत थी और जिंदगी के बेशुमार सर्दो गर्म देख चुकी थी। मर्दों का वजूद उसके लिए बेकार पड़ गया था। वो वैश्य तो बर्बरियत के खेल खेलना चाहती थी और उसके लिए उसने जो तरीका कार निकाला था वो अनोखा था। मजलूम और एहसास कमतरी का शिकार नौकर ये सोच भी नहीं सकता था कि एक रात के लिए ही उसे शहनशाहियत मिल जाएगी। वो जज्बात की आग में दीवाना हो गया था, लेकिन यही दीवानगी गोंदनी की तलब थी। वो पत्थर के दूर के इंसान की तलाश में सरगर्दा थी जो वैशी होता था और ये इंसान उसे मिला तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी कोशिशों से उसे तैयार कर लिया था और अब तो उसके एक हाथ से एक बेहतरीन नुस्खा आ गया था। अब वो जिंदगी में इस नुस्खे से सुकून हासिल कर सकती थी। देर तक वो अपने तपते हुए बदन को नदी के पानी से मिस होकर आने वाली नम आलूद हवाओं से ठंडा करती रही और फिर जब पुरसुकून हो गई तो वापस अपनी आरामगाह की तरफ चल पड़ी।
बेवकूफ जगराज खुद को फाते आजम समझकर आराम की नींद सो रहा था। गोंदनी के सैर आलूद सांसों में बेहोश कर देने की कुव्वत थी और वह अपनी इन तमाम कुव्वतों से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी। चुनाचा अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने अपना लिबास पहना और दूसरी मसहरी पर गहरी नींद और मस्त सो गई। दूसरी सुबह जगराज जागा तो देर तक ये माहौल उसकी समझ में नहीं आ सका। वो पागलों की तरह चारों तरफ देखता रहा और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बदन पर लिबास नहीं। वो तड़प कर उठ गया। तब उसकी निगाह कमल पर पड़ी और उसका वजूद खौफ से लरजने लगा। रात के वाकयात उसके ज़हन में चकराने लगे और उसे चक्कर आ गया। दोनों हाथों से उसने सर थाम लिया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और अब क्या होगा? अगर किसी तरह अजीतपाल को यह मालूम हो गया तो? और उसे चारों तरफ मौत नजर आने लगी। कमल लिबास पहने गहरी नींद सो रही थी। बला की हसीन है और उसके हुस्न के लिए तो 100 जानें भी कुर्बान की जा सकती हैं। एक जान क्या चीज है? उसने कमल को देखकर सोचा, लेकिन तसव्वुर और हकीकत में बड़ा फर्क है। 100 जानें कुर्बान करने का तसव्वुर तो किया जा सकता है, अमल मुश्किल है। लेकिन अब क्या होगा? चकराते ज़हन पर काबू पाकर उसने अपना लिबास तब्दील किया और खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए उसने सूरज की किरणों को देखा। बहुत से खौफ दामनगीर थे। कहीं कोई नौकर इधर ना निकल आया हो, कहीं किसी ने उसे इस हाल में देख ना लिया हो और उसकी हालत काफी खराब हो गई। और फिर उसे अचानक उस नौकर का ख्याल आया जिसे रात को वो वहां रोक लिया गया था और जिसे गोंदनी ने रस्सियों से बंधवा दिया था। जगराज की जान निकल गई। नौकर कहाँ गया? और उसने सहमी हुई निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था और बंद दरवाजा देखकर एक गौनागाह सुकून हुआ। कम अज कम किसी दूसरे नौकर ने अंदर का ये मंजर ना देखा होगा। लेकिन वो नौकर कहाँ गया? वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। वो काफी दूर निकल आया। कलाम हल के मुलाजिम काफी फासले पर मौजूद थे और अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उसने धड़कते हुए दिल को पुरस्कून करने के लिए एक मुलाजिम से पूछा, क्या कमल देवी जाग गईं? मालूम नहीं सरकार, नौकर ने जवाब दिया। क्यों, तुम लोग इधर गए नहीं? नहीं सरकार। क्यों? सरकार, आपने तो हुक्म दिया था कि कमल रानी किसी के कदमों की चाप से ही जाग जाती है, इसलिए हमें से कोई भी उस तरफ नहीं गया। ओह अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, जगराज ने पुरसकून लहजे में कहा। एक तरफ तो उसे इत्मीनान हुआ था कि उसे देखा नहीं जा सका, लेकिन अब उस दूसरे नौकर का सवाल था जो गायब था। चुनाचा वो उसकी तलाश में चल पड़ा। किसी से उसके बारे में पूछने की हिम्मत तो नहीं हुई थी, लेकिन उसने कला महल का कोना कोना छान मारा। उसे नौकर का निशान नहीं मिला था। तब अचानक उसे एक दूसरे नौकर ने कहा, सरकार, कमल रानी याद करती हैं, वो जाग गई। जी सरकार, नौकर ने जवाब दिया और जगराज उस तरफ चल पड़ा और उसकी आंखें झुकी हुई थी, दिल कांप रहा था। अजीब सी कैफियत वो महसूस कर रहा था। तब वो कमल रानी के कमरे में पहुंच गया। महारानी जी, दास ने दोनों हाथ जोड़ दिए। कमल ने खूबसूरत आंखों में मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, कहाँ चले गए थे महाराज? बस ऐसे ही महारानी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये तुम्हारी हालत क्या हो रही है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कमल कुमारी, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दें। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि बता नहीं सकता, उसने गड़गड़ाते हुए कहा। अरे मगर हुआ क्या है? मैंने अपराध किया है रानी जी, मैंने अपराध किया है। पागल हो गए हो जगराज क्या? रानी जी सुनो जगराज, मुझे बुज़दिलों से सख्त नफरत है। मर्द को मर्द की शान से देखना चाहती हूँ, और मर्द वो होते हैं जो कुछ करने से पहले सोचते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं उस पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। रानी जी, इसके अलावा तुम मेरा अपमान भी कर रहे हो। अपमान? जगराज ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, अपमान। मगर क्यों रानी जी? मैंने ये भूल कहाँ की? जगराज ने परेशानी से कहा। हमने तुम्हें मन में इतनी बड़ी जगह दी है और तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है, और तुम इस बात पर शर्मिंदा हो? तुम अपराध क्यों कर रहे हो? महारानी जी, आप महान हैं, मैं एक मामूली आदमी हूँ और इस काबिल कहाँ था जितना आपने मुझे बना दिया। मैं तो परेशान हूँ कि अगर जीतपाल महाराज को पता चल गया तो क्या हशर होगा। जगराज ने कहा, डरते हो जीतपाल से? वो राजकुमार है और हम वो है जो उपकारियों को राजा बना देते हैं। जगराज हमारे एक इशारे पर राजा बनते और बिगड़ते हैं, फिर बुरा कौन हुआ? मैं नहीं समझा महारानी जी। समझ जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाओगे, बशर्ते के मर्द बने रहो। ऐसी बातों करोगे तो बहुत जल्द बहुत कुछ खो बैठोगे राज, और इसलिए बेवकूफ़ी की बातें छोड़ दो।
राजकुमार कब आएगा? बहुत जल्द महारानी, बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रही हूँ। लेकिन अब होगा क्या? मैं तो खुद भी तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस गया हूँ। मैं खुद भी तुम्हें चाहने लगा हूँ और मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरा कहा नहीं मानोगे? मानूंगा रानी जी, अवश्य मानूंगा, मगर मुझे इतना तो बता दो कि तुम नाराज तो नहीं? नहीं जगराज, मैं नाराज नहीं हूँ। वो नौकर महल में नहीं है जो रात को हमारे साथ था। वो बेवकूफ खौफजदा होकर राजमहल ना पहुंच जाए, जगराज ने कहा। ओह, देखा जाएगा। अगर वो राजमहल पहुंच गया तो मैंने तुमसे सिर्फ एक बात कही है कि बिल्कुल चिंता ना करो, सारे काम मैं संभाल लूंगी। तुम पर जब भी कभी मुसीबत आए तो मुझसे बात करना। ठीक है महारानी जी, जगराज ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया और गोंदनी मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था। तब वो बोली, मुझे भोजन नहीं कराओगे राज? अभी लाओ। ओहो, तुम मत लाओ, नौकरों को हुक्म दो। तुम्हारी सीयत अब एकदम बढ़ गई है जगराज, और आने वाले वक्त में जो तुम सुन कहोगे उसका अंदाजा भी तुम नहीं कर सकते, गोंदनी ने कहा। और जगराज ने खामोशी से गर्दन हिला दी। वो कुछ सोच रहा था और उसके मन में चोट था। लेकिन ये लड़की जो कुछ कह रही थी, क्या वो इसमें हकीकत है? बहर सूरत वह खामोश हो गया और ज्यादा वक्त उसी में गुजरा था कि राजकुमार पाल की आमद की इत्तला मिली और गोंदनी उठ खड़ी हुई।